मेरा नाम रमेश है और मैं भी पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। यह कहानी आज से करीब 45 साल पुरानी है, जब मैं अभी नया नया इस पेशे में आया था। ट्रक चलाने का अनुभव तब नहीं था, पर सफर पर निकलने का जोश और जवानी का जोश दोनों साथ थे। यह 1978 की बात है, जब मैंने अपने पिता के पुराने ट्रक को लेकर पहली बार लंबी यात्रा पर निकला था। वो ट्रक पहले से ही काफी पुराना हो चुका था, लेकिन हमारे परिवार की पहली कमाई से खरीदा गया था, तो उससे जुड़ी कुछ भावनाएं थीं। उस साल महाराष्ट्र के एक दूर दराज के गांव के पास सड़क का निर्माण हो रहा था। उस सड़क को एक घने जंगल के बीच से निकालकर बड़े बड़े पत्थरों को काटते हुए बनाया जा रहा था। हमारा ट्रक उस निर्माण कार्य में रेता और सीमेंट की सप्लाई के लिए लगाया गया था। क्योंकि सड़क निर्माण का काम ज्यादा था, मुझे कुछ दिनों के लिए वहीं रुकना पड़ा और इस वजह से मैं अपने ट्रक में ही खाने पीने और सोने का बंदोबस्त कर लेता था। दिन में काम के समय कुछ साथी मिल जाते थे, मगर रात होते ही सन्नाटा पसर जाता। बाकी ट्रक ड्राइवर अपने घरों के नजदीक रहने से चले जाते थे, पर मेरा घर दूर था, तो मैं वहीं रुकने को मजबूर था। एक रात मैं ट्रक में आराम से सो रहा था, तो अचानक किसी ने ट्रक के दरवाजे पर दस्तक दी। रात का समय था, तो मैं थोड़ा चौंक गया। हिम्मत जुटाकर खिड़की से झांक कर देखा। बाहर एक आदमी खड़ा था, करीब 35-36 साल का, जिसकी हालत और हुलिया ऐसा था कि उसने हफ्तों से नहाया ना हो। उसने ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे और चेहरे पर बड़ी दाढ़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और थकान दोनों झलक रहे थे। मैंने दरवाजा खोला और उससे पूछा, क्या हुआ भाई, इतनी रात में यहाँ कैसे? उसने थोड़ी कांपती आवाज में कहा, भाई साहब, बहुत दूर से पैदल आ रहा हूँ, कुछ पानी मिलेगा? मैंने पानी का लोटा उसे पकड़ाया और उसकी हालत देखकर पूछा, यहाँ पास में कोई ढाबा है क्या? उसने कहा, हाँ, बस कुछ ही दूर, इसी कच्चे रास्ते के किनारे अम्मा का ढाबा। मुझे यह जानकर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि इतने दिनों से काम पर होने के बावजूद मैंने कभी इस ढाबे के बारे में नहीं सुना था। अगले दिन जब मैंने काम के साथी मजदूरों से उस ढाबे के बारे में पूछा, तो सब ने अनभिज्ञता जताई। मुझे और भी अजीब लगा, लेकिन रात को सोचा कि ढाबा खुद जाकर देख ही लूं। उसी कच्चे रास्ते पर करीब आधे घंटे चलने के बाद मुझे ढाबे की एक झलक मिली। एक छोटा सा झोपड़ा, जिसमें बाहर लालटेन जल रही थी। झोपड़े के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे उसने कई दिनों से आराम नहीं किया हो। उसके कपड़े गंदे थे और एप्रन पर कुछ खून के धब्बे लगे थे, जैसे कसाई के काम में होते हैं। उसने मुझसे पूछा, खाने में क्या लोगे बेटा? मैंने कहा, जो भी बन पड़ा हो, अम्मा बहुत भूख लगी है। वह झोपड़े के अंदर चली गई और कुछ देर बाद मेरे लिए रोटियों के साथ मसालेदार गोश्त लेकर आई। मुझे उस गोश्त की खुशबू इतनी लुभावनी लगी कि मैंने तुरंत खाना शुरू कर दिया। वह मांस सच में बहुत स्वादिष्ट था। खाना खत्म करने के बाद मैंने अम्मा को पैसे देने की कोशिश की, मगर उसने कहा, अरे छोर बेटा, कल वापस आना, फिर दे देना। उसकी बात सुनकर मैं वापस अपने ट्रक की ओर चल दिया। रात में ट्रक के अंदर जैसे ही मैं सोने लगा, मुझे ट्रक के बाहर कुछ हलचल महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आस-पास चल रहा हो। थोड़ी देर में खिड़की से बाहर झांक कर देखा, तो पाया कि कुछ बड़े और अजीब सुअर मेरे ट्रक के चारों ओर घूम रहे थे। वे सभी उस सूखे गोश्त की ओर देख रहे थे जो अम्मा ने मुझे दिया था। वो सुअर इतने बड़े थे कि मैंने पहले कभी इतने बड़े सुअर नहीं देखे थे। वह सब कुछ घबराहट भरा था, लेकिन जैसे तैसे रात गुजारी। अगले दिन मैं वापस काम पर निकल गया। मजदूरों के साथ फिर से ढाबे का जिक्र किया, लेकिन सब ने इसे टाल दिया। उस रात फिर मैं अम्मा के ढाबे पर पहुंचा। इस बार अम्मा ने कुछ ज्यादा ही स्वागत किया और मेरे लिए ढेर सारा गोश्त और रोटियां परोस दी। खाने में उतना ही अद्भुत स्वाद था, मगर एक अजीब सी बेचैनी मन में घर कर गई। रात का आखिरी दिन था। मैंने सोचा कि अब तो काम खत्म हो गया, चलते चलते अम्मा को पैसे दे दूं। मैं जल्दी ही झोपड़े की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वहां पहुंचा, पाया कि झोपड़े के बाहर सिर्फ कुछ टूटी फूटी चीजें थीं और एक बेतरतीब कागज पड़ा था। किसी स्थानीय मजदूर से बात की तो उसने बताया कि उस जगह पर कोई ढाबा नहीं है, और अम्मा की बात सुनकर वह भी हैरान हुआ। उसने कहा कि वहां कुछ लोगों के लापता होने की अफवाहें हैं और कई बार वहां लोगों को भूत प्रेत दिखाई दिए हैं। मैंने डरते डरते वह सूखा गोश्त फेंक दिया और जल्दी से उस जगह से दूर चला आया। कुछ चीजें शायद कभी जानने के लिए नहीं बनी। तब से लेकर आज तक मैं उस घटना को याद करता हूं और सोचता हूं, क्या वो सच में एक ढाबा था या कोई पुरानी डरावनी आत्मा थी जो एक बूढ़ी औरत के रूप में मेरे सामने आई थी। मैंने कई साल उस पुराने हादसे को भुलाने की कोशिश की,
मगर अम्मा का चेहरा और उसकी अजीब सी मुस्कान मेरे दिमाग में ऐसे छप गई थी जैसे वो किसी काले साए की तरह मुझे हर रात तंग करती हो। इस घटना के बाद मैंने उस जंगल वाले रास्ते पर कभी ट्रक नहीं चलाया और अपने काम को किसी दूसरी जगह पर ले गया। लेकिन किस्मत भी शायद मुझे बार बार वहीं खींच लाना चाहती थी। कुछ महीने पहले एक रात अचानक किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने बाहर जाकर देखा तो सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसके चेहरे पर अजीब सी थकान और घबराहट झलक रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसने कांपती आवाज में कहा, तुम्हें उस ढाबे की सच्चाई पता करनी होगी, तभी वो तुम्हारा पीछा छोड़ेगा। मैं सन्न रह गया। उस बूढ़े आदमी को मैंने पहले कभी नहीं देखा था, मगर उसकी बातें सुनकर मेरा पुराना डर फिर से ताजा हो गया। मैंने उससे सवाल करने की कोशिश की, मगर वो तुरंत वहां से चला गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर वो कौन था और उसे उस ढाबे के बारे में कैसे पता था। मन में उस घटना को जानने की बेचैनी फिर जाग उठी। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मैं उस ढाबे का राज खोलूंगा। एक पुराने साथी की मदद से मैंने पता किया कि उस जंगल के करीब सड़क का नया निर्माण हो चुका है और अब वहां पहले से ज्यादा दूर दूर तक बसे हैं। मैंने एक बार फिर से उसी जगह जाने का फैसला किया। कुछ घंटों की यात्रा के बाद मैं उसी घने जंगल के पास पहुंचा जहां एक बार वो अम्मा का ढाबा था। अब वहां एक पुरानी खंडहर जैसी जगह नजर आ रही थी। जंगल की घनी छाया में वो जगह स्याह धुंध से घिरी हुई थी, मानो कुछ अनचाहा छुपा रहा हो। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं, मगर मैं डर को पीछे छोड़ते हुए उस खंडहर की तरफ बढ़ गया। जैसे ही मैं खंडहर के अंदर पहुंचा, मुझे पुराने समय के जले हुए खाने की गंध आई। अंदर का माहौल बेजान था, मगर कुछ अजीब सी आवाजें वहां गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीमी धीमी आवाज में पुकार रहा हो। मेरे कानों में रमेश रमेश की आवाजें गूंजने लगी। मैं चारों ओर देख रहा था, मगर कोई नजर नहीं आ रहा। अचानक मुझे एक जले हुए फोटो का टुकड़ा जमीन पर पड़ा दिखाई दिया। उस फोटो में वही बूढ़ी औरत थी, वही अम्मा, मगर इस बार उसकी आंखें लाल थीं और वो हंस रही थी। उस फोटो को देखते ही मुझे किसी का भारी हाथ अपने कंधे पर महसूस हुआ। डरते डरते मैंने मुड़कर देखा तो वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसने मेरे दरवाजे पर आकर मुझे चेतावनी दी थी। उसने एक सर्द आवाज में कहा, तुमने मुझे सुना नहीं, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। फिर वह धीरे धीरे अदृश्य हो गया, मगर उसकी आवाज गूंजती रही, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है और अब तुम उसका हिस्सा हो। अचानक मुझे कुछ चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मैंने उस आवाज का पीछा किया और खंडहर के पीछे एक गुप्त दरवाजे को खोला। वहां नीचे जाने के लिए एक सीढ़ी थी जो अंधेरे में खोई हुई थी। मैं हिम्मत जुटाकर उस सीढ़ी से नीचे उतरा। नीचे एक बड़ा अंधकारमय कमरा था जहां चारों तरफ पुराने खून के धब्बे लगे हुए थे। एक कोने में लोहे की जंजीरें लटक रही थीं और उन पर जंग लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां लोगों को बंदी बनाकर रखा गया हो। वहां एक बड़ी सी तख्तियां थीं जिन पर अम्मा का ढाबा लिखा था। तभी मुझे पीछे से किसी की सांसें सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो सामने वही अम्मा खड़ी थी। उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी और उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। उसने खौफनाक आवाज में कहा, तुम्हें गोश्त का स्वाद कैसा लगा? अब तुम भी उसी हिस्से का हिस्सा बन जाओगे। मेरा शरीर जैसे जम गया था। मैं भागने की कोशिश करने लगा, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अम्मा ने धीरे धीरे मेरी ओर कदम बढ़ाए। उसकी हंसी मुझे अंदर तक चीर रही थी। मेरी आंखों के सामने अचानक वही स्वर फिर से दिखाई दिए, मगर इस बार वे पहले से भी बड़े और भयानक थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे इंसानों के आकार के हों। उनमें से एक ने मेरी ओर झपट्टा मारा और मैं जोर से चिल्ला उठा। अचानक सब कुछ शांत हो गया। मुझे अपनी आंखें खोलनी पड़ी और मैं अपने ट्रक के पास उसी जंगल में पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सपना था, मगर मेरे हाथ में वही पुरानी फोटो थी जिस पर अम्मा का चेहरा था। कई साल बीत चुके थे, लेकिन उस अम्मा के ढाबे की यादें अभी भी मुझे सताती थीं। उसके चेहरे की भयानक हंसी और उसकी लाल आंखें मेरे सपनों में आकर मुझे सोने नहीं देती थी। मैं हमेशा सोचता था कि वो सब कुछ बस एक बुरा सपना था, मगर उस अम्मा की तस्वीर जो उस रात मेरे साथ आई थी वो आज भी मेरे घर में छुपी हुई थी। और जैसे जैसे साल गुजरते गए, उस तस्वीर की आंखों में एक अजीब सी चमक बढ़ती गई थी। एक रात मुझे एक अजीब सा पैकेज मिला जिस पर कोई पता या नाम नहीं था। पैकेज खोलते ही मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। अंदर एक चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, तुमने भागने की बहुत कोशिश की, मगर वो ढाबा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फिर से आओ, नहीं तो। चिट्ठी के नीचे खून का धब्बा था और वहीं एक अजीब सी पेंडेंट भी थी जिस पर वही अम्मा का चेहरा बना हुआ था। मैं डर के मारे कांप उठा।
मगर फिर मैंने सोचा कि ये मेरी कल्पना या कोई मजाक हो सकता है। मैंने वो पेंडेंट और चिट्ठी जला दी और सोच लिया कि अब मैं उस डरावने ढाबे को हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। लेकिन उस चिट्ठी के मिलने के कुछ दिन बाद से ही मेरे घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। रात के वक्त दीवारों पर खरोंच के निशान, दरवाजों का अपने आप खुलना और बंद होना, और सबसे भयानक अम्मा की हंसी मेरे घर के हर कोने में गूंजने लगी। मेरे पास अब और कोई विकल्प नहीं बचा था सिवाय उस ढाबे पर जाकर ये सब खत्म करने के। मेरे मन में डर था, मगर मैं ये सोचकर वहां वापस जाने का फैसला कर चुका था कि शायद इस बार मुझे उस खौफनाक जगह से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। रात का वक्त था जब मैं अपने ट्रक में बैठकर उस रास्ते पर चल पड़ा। रात का वक्त था जब मैं अपने ट्रक में बैठकर उस रास्ते पर चल पड़ा। जैसे ही मैंने उस खंडहरनुमा ढाबे के पास पहुंचा, वहां का माहौल पहले से भी अधिक खौफनाक और सर्द। जगह अब पूरी तरह से जंगली लताओं से ढकी हुई थी और एक अजीब सी बदबू वहां फैली हुई थी, मानो किसी गहरे अंधेरे में कुछ दफन हो। अचानक मुझे एक अजीब सी सुगंध आई, जले हुए मांस की गंध। जैसे ही मैं ढाबे के पास पहुंचा, मुझे वहां किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। तभी मुझे उस खंडहर से रोशनी की हल्की सी किरण आती दिखाई दी। मैंने हिम्मत जुटाई और अंदर की तरफ बढ़ गया। जैसे ही मैं अंदर गया, वहां का माहौल बेहद खौफनाक था। जगह में अजीबोगरीब परछाइयां हिल रही थी और उस ढाबे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मैं वहां खड़ा था और तभी मेरे सामने अम्मा का चेहरा दिखाई दिया, मगर इस बार वो पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसकी त्वचा पिघलती सी लग रही थी। उसके होठों पर वही भयानक मुस्कान थी और उसने धीरे धीरे मेरे करीब आकर कहा, तुमने मेरे बुलावे को ठुकरा दिया था, मगर अब तुमसे बचने का कोई रास्ता नहीं है। अम्मा ने मेरी ओर एक हड्डियों से बनी माला फेंकी और मुझे वहां मौजूद एक पुराने आईने की तरफ इशारा किया। मैं उस आईने के सामने गया और जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। आईने में मेरा प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि एक अजीब सी परछाई थी जिसमें कई लोग और उनके चेहरे मुझसे कुछ कह रहे थे। उनमें से हर एक चेहरा दर्द से भरा हुआ था और वो सभी कह रहे थे, तुम भी हमारे साथ यहाँ फंस जाओगे। अम्मा ने हंसते हुए कहा, ये सभी वो लोग हैं जो मेरी दावत का स्वाद चखने के लिए आए थे और अब ये सब मेरे साथ हमेशा के लिए यही है। अब तुम भी इनके साथ जुड़ने वाले हो। मुझे पता था कि मेरे पास बहुत कम समय था। मैंने भागने की कोशिश की, मगर वो जगह जैसे किसी भूल भुलैया में बदल गई थी। हर बार जब मैं दरवाजे के पास पहुंचता तो दरवाजा गायब हो जाता और उसकी जगह दीवार आ जाती। आखिरकार मैं थक कर नीचे गिर पड़ा। अम्मा ने मेरे पास आकर कहा, अब तुम मेरे हो, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उसने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और तभी मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मेरी आंखों के सामने धुंध छाने लगी और धीरे धीरे मैं अपने होश खोने लगा।